हे गाइस व्हाट्सअप। सबसे हमने सभी पार्ट्स बना लिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने इस चैप्टर 1 का है पियर्सन का, ठीक है। इसके हमने सभी चीज डिस्कस की, थ्योरी जितना भी हो सके, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट हमने, जे थॉमसन के बारे में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे, सबका प्रॉपर्टी, क्यों कैथोड रे में हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, उसके थी में लो प्रेशर यूज करते हैं गैस में, ये भी पता किया था। थॉमसन ने वही मॉडल क्यों दिया, उसके अपोजिट क्यों नहीं, अदर वे क्यों नहीं हो सकता है, ये सब चीज डिस्कस किया हमने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के बारे में थी किया, मैग्नीज के बारे में थी किया। फिर क्यों कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2-8-8-2 होता है, क्यों वो 2-8-10 क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये भी हमने देखा। तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, इनफैक्ट 8 लेवल से भी आगे की हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको, आपके अंदर एक रिसर्च की मेंटेलिटी पैदा हो, एक जिज्ञासा पैदा हो आपके अंदर, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो। अब आते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है। बहुत लोग तो सवाल ही नहीं पूछेंगे क्लास में, अपने जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ अपना पूछना, आप शायद टीचर बताए हो। बहुत ज़्यादा केस है, क्योंकि हर टीचर एक क्वालिफाइड होता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो बताते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 8 क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, वो समझ नहीं पाएंगे। बट मुझे भी पता आप ये नहीं समझ पाओगे बढ़िया से, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि आप विकसित हो, आप कुछ समझो बात को आप, क्योंकि एक बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है, ठीक है। लोगों की धारणा बहुत गलत है, बच्चा एक बहुत जल्दी कैच करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल। हाउ न्यूक्लियस इज स्टेबल। अच्छा, हाउ की जगह मैंने वाई क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं, वाई न्यूक्लियस इज स्टेबल। दरअसल ये सवाल उतना सही नहीं हो पाता। अगर हाउ लिख रहा हूं तो ये सवाल भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ लिखने पर सवाल ज्यादा सही है, न्यूक्लियस आखिर स्टेबल कैसे है। लेकिन वाई न्यूक्लियस स्टेबल क्यों, वाई क्यों है, तो क्यों है इसका सबसे सिंपल जवाब तो यह है कि प्रकृति में एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका सबसे आसान जवाब तो यह है कि एटम को एग्जिस्ट कराने के लिए न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। इसलिए वाई नहीं लिखा, हाउ, कैसे न्यूक्लियस स्टेबल है, ये सवाल हमने पूछा। तो सवाल की बड़ी महत्ता है। और आप इसको, चलो हम लोग शुरू करते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, न्यूक्लियस सभी एलिमेंट का एक न्यूक्लियस जो है स्टेबल नहीं होता है। अगर एक जनरल रूल देखें तो जेड को किससे डिनोट करते हैं, जेड को एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। अगर किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 83 से बड़ा है, ओके, मैंने तो 30 तक ही याद करने के लिए दिया था आपको, कहां से कहां तक, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। लेकिन अगर 83 से बड़ा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आ रही बात समझ में। ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। रेडियो इनाम भी आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जिसमें कि आपको बिजली बनता है, हालांकि उसका परमाणु बम भी बनता है, उसमें यूरेनियम का यूज होता है, ठीक है। यूरेनियम वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस बहुत ही अनस्टेबल है। लेकिन चूंकि अब आप 8 क्लास में हो तो आपको तो ये पढ़ना होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है, क्योंकि आप 30 तक ही पढ़ रहे हो। जेड इज इक्वल टू 1 से लेके जेड का वैल्यू 30 तक ही आप पढ़ रहे हो। कहां से कहां, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। तो कम से कम ये हमें पता तो होना चाहिए कि स्टेबल कैसे है 1 से लेकर 183 तक, ठीक है। इसके बाद तो हम बाद में देखें कि अनस्टेबल क्यों है। दरअसल बच्चों इसका सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें आपको बहुत सारा प्रोटॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ये फ्री प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ऐसे यही होता है ना एक न्यूक्लियस में। अगर ध्यान से देखो तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहते हैं, फोर्स का एक प्रकार है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कहता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर रिपेल करेंगे, दूसरे को
ठीक है, या नेगेटिव चार्ज भी है तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटोन है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर होना क्या चाहिए था कि प्रोटोन और प्रोटोन ये क्या करता, आपस में रिपेल करता और कहीं दूर भाग जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब आपस में बंधे होते हैं, तो फिर ऐसा होता कैसे है आखिर? फिर यहाँ क्या फेल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ भी लग रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पर एक नया फोर्स काम में आता है और उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, एक बात को ध्यान देना, न्यूक्लियर फोर्स यहाँ काम में आता है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का, ध्यान देना, यूनिवर्स यानी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एवर डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। लेकिन इसका एक शर्त है कि बहुत ही शॉर्ट रेंज पर ये काम करता है, और आपको मैं बताऊंगा कि कितना शॉर्ट रेंज, तो आप दंग रह जाओगे। शॉर्ट रेंज पर ये काम करता है। इस सबसे अच्छा कब काम करता है? जब दोनों पार्टिकल के बीच में, प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी हो, 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर, देख रहे हो कितना कम है। हालांकि इसको फेटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, एक फेटोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियस में होता क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर हो जाता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। यही कारण है कि प्रोटॉन जो है कम से कम 1 से लेकर 83 तक एलिमेंट है, 1 से लेकर 83 तक जो एलिमेंट्स हैं उसमें अधिकतर में क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन के बीच में, तो इसके चलते क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है। अभी भी रिपेल्सन हो रहा है, दोनों दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स आपस में बांध के रखता है। और एक चीज और बताता हूं कि 2.5 फेटोमीटर के बाद, 2.5 फेटोमीटर के बाद, 2.5 फेटोमीटर के बाद, ये 1 फेटोमीटर इतना में सबसे अच्छा न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, लेकिन 2.5 फेटोमीटर के बाद क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होते जाता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम काम करने लगता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मतलब उतना प्रभाव नहीं रह जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का। ये इससे जब ज्यादा हो जाता है, मान लो x कोई दूरी है दो पार्टिकल के बीच में, और 1 से 2.5 से ज्यादा होने लगा, x ग्रेटर देन 2.5 फेटोमीटर, तो क्या होगा, और 1 फेटोमीटर में 10⁻⁻15 होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम लगने लगेगा, बहुत उसका ना के बराबर, बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। और अगर 0.7 फेटोमीटर से कम है, 0.7 फेटोमीटर से कम है क्या, दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल कहना ठीक नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर दूरी 0.7 फेटोमीटर से कम है, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होता है, वो रिपल्सिव नेचर का हो जाता है, रिपल्सिव नेचर का, ठीक है, रिपल्सिव नेचर का, यानी कि अट्रैक्ट करने के बाद रिपल्सन होने लगता है न्यूक्लियर फोर्स में भी, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना कि स्टेबल क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है 8 क्लास के लिए, ओके। सो ये चीज हो गया। और बाकी जो एलिमेंट्स है जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, एक चीज और बताता हूँ कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका टी हाफ लाइफ, ओके, हाफ लाइफ मतलब होता है उसका डिकेशन प्रोसेस, हर न्यूक्लियस जो डिकेशन में डिके करता है, ठीक है, हर न्यूक्लियस डिके करता है, ठीक है, डिके करता है। तो अगर हाफ लाइफ उसका 46 बिलियन ईयर है, तो ये बहुत ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा, किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस होगा। आ रही बात समझ में? ऐसा तो पृथ्वी जो है कितनी पुरानी है, 4.6 बिलियन ईयर्स हमारी पृथ्वी, यानी पृथ्वी के एज के 10 गुना 46 बिलियन ईयर। अगर किसी एलिमेंट का हाफ डीके रेट है, हाफ पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड है डीके का, तो उससे स्टेबल न्यूक्लियस होगा। और एक जनरल रूल क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, अगर 1 से ज्यादा है तो ये स्टेबल न्यूक्लियस का साइन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, स्टेबल। अब ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। और अगर इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं बहुत,
ठीक है, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ऐसे जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होते हैं, मोस्ट लाइकली अनस्टेबल होते हैं। फिर हम मैजिक नंबर की बात करते हैं। मैजिक नंबर ये क्या होता है? 2, 8, 20, 50, उसके बाद शायद 82 होता है मेरे ख्याल से, फिर 126। इसके बाद में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2, 8, 20, 50 और शायद 62 होता है। लेकिन ये कम से कम 2, 8, 20, 50, 126। अगर ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स है किसी न्यूक्लियाई में, तो ऐसे न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं मोस्ट लाइकली। अगर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है या 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है या 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ऐसे न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, 2, 8, 20, 50, यहाँ शायद 62 होगा मेरे ख्याल से। खैर यहाँ 82 शायद हो सकता है, लेकिन ये सही है। 2, 8, 20, 50, 126। बीच में 2 और नंबर हैं, उसको मैं भूल रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मैजिक नंबर इसी को कहते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब ये जो नंबर, अगर ये नंबर के बराबर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं, तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे फास्फोरस को, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस 30 और 15, ठीक है, इसका फास्फोरस का सिंबल क्या है? P है। एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। और एटॉमिक मास क्या है? 30 है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बोलो? 15। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मैंने कहा था ना कि A = P + N होता है। एटॉमिक मास = नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 30 = 15 प्लस न्यूट्रॉन, तो N = 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए? न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए? 15 हो गए। देख रहे हो, ये ऑड है, 15 ऑड है, ठीक है। और फिर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या है? प्रोटॉन का रेशियो क्या है गाइस? 15/15 बराबर 1। देख रहे हो, ये 1 है। 1 से ज्यादा होगा तब थोड़ा स्टेबल होता है। और जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, फास्फोरस का जो जेड है, ठीक है, जो जेड है वो क्या है? 83 से कम है। 83 से कम है, तो इस मामले में तो ठीक है कि 83 से कम है, 15 ही है, तो ये तो सही है। लेकिन ये रेशियो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का, वो 1 ही है, केवल 1 है। आ रही बात समझ में? 1 है, तो इसके चलते ये अनस्टेबल अथी हो जाता है। और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर भी ये अनस्टेबल। तो इसलिए जो फास्फोरस है वो एक अनस्टेबल कैटेगरी का न्यूक्लियस होता है। फास्फोरस का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। तो ये मैंने बताया कि आपको कैसे कैसे, हालांकि आप अच्छे से इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने इसको समझाया इसलिए ताकि आप थोड़ा सा समझ सको इस बात को। और फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन का भी रोल होता है। अरे बात समझ में? न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन के बीच में अगर न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन के अट्रैक्शन को, ये रिपल्सन को ये थोड़े कम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हालांकि ये उतना कारगर सिद्ध नहीं है। मेन तो यहीं पर है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के से ग्रेटर हो जाता है। और याद रखना 0.7 फेटोमीटर से कम अगर डिस्टेंस पर 2 चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। सबसे अच्छा काम न्यूक्लियर फोर्स तब करता है जब दोनों के बीच में लगभग अराउंड 1 फेटोमीटर के बीच की दूरी हो, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में। आ रही बात समझ में? सो ये था। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस। अगर इसमें और कुछ रहेगा, छूट गया होगा, तो मैं उसको जरूर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं सोच रहा कि यहाँ प्रोटॉन का भी कुछ रोल रहता है कि प्रोटॉन यहाँ पर रिपल्सन को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है। हालांकि मैंने बाकी चीज़ बताया, आप इसको समझना। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को विजिट करो, शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू अगेन।